हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। आज हम करने जा रहे हैं आईएससी क्लास 11th और 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता नदी के द्वीप, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। तो कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय है और कविता का नाम है नदी के द्वीप। कवि आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा के कवि है। आधुनिक काल की मतलब मॉडर्न एरा के एक्सपेरिमेंटल टाइप के कविताएं लिखते हैं। ठीक है। सो नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा लिखी गई हिंदी की एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक का अर्थ है सिंबॉलिक। तो जहाँ सिंबल्स को यूज करके कोई चीज़ एक्सप्रेस की जाती है उसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक कविता, जिसमें कवि ने नदी यानी रिवर, द्वीप यानी सी और भूखंड मतलब जमीन का एक हिस्सा, भूमि का एक भाग या प्लॉट ऑफ लैंड, तो कवि ने नदी, द्वीप और भूखंड के द्वारा, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को यूज करके व्यक्ति यानी पर्सनालिटी, परंपरा यानी ट्रेडिशन या हेरिटेज और समाज यानी सोसाइटी के पारस्परिक संबंधों को, उनके बीच के रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता में प्रतीकों के माध्यम से यानी सिंबल के यूज से, सिंबल का हेल्प लेते हुए विचारों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो बाय यूजिंग सिंबल्स द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स। तो यहाँ बच्चों ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी या इंडिविजुअलिटी जिसे कहते हैं, उसे दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है। एक है नेचुरल चीज़ें और एक है मानवीय चीज़ें। तो व्यक्तित्व को बताने के लिए नेचुरल चीज़ जो यूज़ की है वो है द्वीप यानी सी, और मानवीय चीज़ जो यूज़ की है वो है शिशु। तो अगर हम द्वीप या शिशु की बात कर रहे हैं तो मतलब हम व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृति या परंपरा को हमने कंपेयर किया है नदी या माँ से। ठीक है। तो संस्कृति या परंपरा का नेचुरल सिंबल है नदी और उसका मानवीय यानी ह्यूमन सिंबल है माँ। समाज का नेचुरल सिंबल है भूखंड और समाज का मानवीय सिंबल है पिता। सो कविता में आए प्रतीकों के दो अर्थ है। एक प्राकृतिक है यानी द्वीप, नदी, भूखंड, और दूसरा मानवीय यानी शिशु, माँ, पिता। और ये दोनों ही मिलकर प्रकृति और मनुष्य के संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। पहले मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ, आपको उसके मीनिंग समझाती हूँ और फिर व्याख्या। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वयं बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोन, गलियाँ, अंतरिप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी घड़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। ठीक है। तो यहाँ स्रोत स्वयं का अर्थ है नदी। मैं आपको एक पिक्चर बता देती हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिवर है। ठीक है। और वो सोर्स है, स्रोत स्वयं। सो स्रोत स्वयं का अर्थ है नदी। कोन यानी डेल्टा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा डेल्टा। तो आप देख सकते हैं ये डेल्टा ऐसा ट्राइंगल। अंतरिप नहीं, गलियां यानी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो जो छोटी छोटी जैसे पहाड़ से पानी निकल रहा है तो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलकर रिवर बनाती है। यह रिवर से भी अलग अलग छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है। फोरलैंड, तो जहाँ पे पानी खत्म हुआ, ठीक है, तो उसके आगे का हिस्सा फोरलैंड कहलाता है। प्रोट्यूबरेंस, ऐसे प्रोट्यूबरेंस उभार होते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मिएंडर्स ज्योग्राफी में। सो उभार यानी जब पानी ऐसे होके जाता है, सपोज एक कोई पत्थर वगैरह बीच में पानी ऐसे होके जाता है तो उसे उभार कहते हैं, प्रोट्यूबरेंस। सैकत, कूल, सैकत का मतलब 100 एंड कूल का मतलब बैंक्स। सो रिवर के आसपास से समुद्र का तो एक बैंक होता है, लेक का एक बैंक होता है, बट रिवर के तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स होते हैं। सो हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारे। ठीक है। तो नदी ही ये सब चीज़ों को फॉर्म करती है, डेल्टा, ट्रिब्यूटरीज, फोरलैंड, प्रोट्यूबरेंस एंड बैंक्स। राइट। तो देखो स्रोत स्वयं का अर्थ है नदी, कोन यानी डेल्टा, गलिया यानी ट्रिब्यूटरीज, अंतरिप, फोरलैंड, उभार, प्रोट्यूबरेंस और सैकत, कूल, हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स। सो नदी को हमने किससे कंपेयर किया था? माँ से। नदी एक माँ की तरह, जिस तरह द्वीप के उभार सैकत, कूल को गढ़ती है, उसके आकार को गढ़ती है। संस्कृति
ठीक है, माँ को संस्कृति से कंपेयर किया गया है। संस्कृति वैसे ही व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटी की या एक इंडिविजुअल की रूपरेखा, चाल चलन, चरित्र और मानवीय मूल्यबोध को गढ़ती है। तो एक बार फिर से हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे। हम नदी के द्वीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वयं बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोन, गलियां, अंतरिप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है ना। तो ये सभी चीज़ें कौन गढ़ता है? नदी गढ़ती है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। ठीक है, तो नदी एक माँ की तरह, जिस तरह द्वीप के उभार, सैकत, कूल को गढ़ती है, उसके आकार को गढ़ती है। संस्कृति वैसे ही व्यक्तित्व की रूपरेखा, चाल चलन, चरित्र और मानवीय मूलबोध को गढ़ती है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि हम नदी के द्वीप है, हम हमारी माँ के द्वीप मतलब बच्चे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमको छोड़कर माँ बह जाए या माँ हमसे अलग है, क्योंकि माँ ने ही हमको गढ़ा है। ठीक है, तो जिस तरीके से माँ ने जिस तरीके से नदी ने द्वीप के उभार, सैकत, कूल आदि को गढ़ा है, ठीक है, उसी तरह संस्कृति ने व्यक्तित्व की रूपरेखा, चाल चलन, चरित्र और मानवीय मूलबोध को गढ़ा है। तो परंपरा या संस्कृति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारा अच्छा चरित्र और मानवीय मूल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोत स्वयं के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लवन होगा, प्लवन का अर्थ है बाढ़ या सैलाब, सलिल यानी पानी, गंदला यानी उसको मैला करना, गंदा करना। ठीक है, तो द्वीप की ये विशेषता है कि वह नदी का एक भाग होकर भी उससे अलग अस्तित्व रखता है। राइट, हम है द्वीप, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। समुद्र जो है बेटा, ठीक है, वो नदी का एक हिस्सा है, नदी से ही समुद्र बना है। राइट, लेकिन वो उसका भाग होकर भी उससे उसका एक अलग इंडिविजुअलिटी है, इट इज़ अ सी, और ये एक रिवर है। राइट, उसके एक अलग इंडिविजुअलिटी, अलग पर्सनालिटी है। वह धारा नहीं है, वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। वह धारा के साथ नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बनाए रखता है, लेकिन उनका समर्पण नदी के प्रति स्थिर है। राइट, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोत स्वयं के, लेकिन उसका डेडिकेशन रिवर के प्रति उतना ही है। तो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो माँ से अलग उनकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, बट उनका डेडिकेशन तो माँ की तरफ उतना ही है। करेक्ट। सो द्वीप की विशेषता है कि वह नदी का एक भाग होकर भी उससे अलग अस्तित्व रखता है। वह धारा के साथ नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उनका समर्पण नदी के प्रति स्थिर है। संस्कृति के प्रति समर्पण, अब यहाँ संस्कृति से देखो कैसे रिलेट किया है। संस्कृति के प्रति समर्पण और स्वतंत्र अस्तित्व का बोध ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो एक इंडिविजुअल को ग्रोथ के लिए क्या दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला, संस्कृति के प्रति समर्पण होना चाहिए उससे, ठीक है, और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रखना है। तो स्वतंत्र अस्तित्व का बोध भी होना चाहिए उसे, उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, और उसके साथ साथ अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हुए संस्कृति के प्रति समर्पण होना भी बहुत आवश्यक है, तभी उसका ग्रोथ होगा। राइट, व्यक्ति उस संस्कृति या परंपरा में बहता नहीं है। यहाँ देखिए, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। तो यहाँ देखिए, व्यक्ति उस संस्कृति या परंपरा में बहता नहीं है कि सिर्फ बस संस्कृति में बहना है। राइट, ऐसा करने से वह रेत बन जाएगा, वो बिखर जाएगा, उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, और रेत के कण की कोई अलग पहचान नहीं होती। राइट, व्यक्ति की पहचान ही मिट जाएगी, व्यक्ति के पैर उखड़ जाएंगे और उसका अस्तित्व बह जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति का संस्कृति या परंपरा के प्रति कोई योगदान नहीं रह जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो अब वो उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी ही अगर नहीं है तो वो क्या संस्कृति या परंपरा के प्रति अपना योगदान देगा। करेक्ट। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। सलिल मतलब पानी को मैला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का संस्कृति या परंपरा के प्रति कोई योगदान नहीं रहेगा और व्यक्ति परंपरा रूपी नदी के पानी में रेत के रूप में मिलकर, वो रेत बन गया अब, तो रेत के रूप में मिलकर उसे गंदा ही करेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति परंपरा रूपी नदी, क्योंकि नदी को हमने परंपरा से कंपेयर किया है, के पानी में रेत के रूप में मिलकर उसे गंदला ही करेंगे। तो अगर हम हमारी इंडिविजुअलिटी खो देंगे तो हम संस्कृति या परंपरा के प्रति अनुपयोगी बन जाएंगे, उसे गंदा कर देंगे। इसलिए हमारी इंडिविजुअलिटी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माँ से कंपेयर करते हैं। जिस तरह माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे अच्छी सीख देती है, जीने का सही तरीका बताती है, उसे अच्छे संस्कार देती है, उसी तरह संस्कृति या परंपरा भी व्यक्तित्व का विकास करती है। लेकिन जिस तरह शिशु माँ के गर्भ से निकलकर स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, माँ के वूम से निकला तो अपना स्वतंत्र इंडिविजुअलिटी उसने एक्वायर कर ली। जिस तरह शिशु माँ के गर्भ से निकलकर स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करता है, वयस्क होने पर यानी बड़ा होने पर, मैच्योर होने पर माँ से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व विकसित करता है, उसी तरह व्यक्ति भी संस्कृति या परंपरा से रूप, आकार और संस्कार पाने के बावजूद, उसे ये सब उससे मिला है, फिर भी मूलतः वो खुद इंडिविजुअल स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। आई होप ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये बहुत टफ वाला पैराग्राफ था, बट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक माँ सभी को संभाल के रखती है, सभी को संस्कार देती है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप। शाप का अर्थ है कर्स। यह हमारी नियति है, यानी हमारी डेस्टिनी है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। नियति व बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। अब भूखंड की बात आ गई। भूखंड का अर्थ है पिता, हमने पहले भी बात की थी। तो क्रोड में मतलब गोद में, बृहत मतलब बड़ा और पितर मतलब पिता। ठीक है। वो बड़ा भूखंड, वह बड़े भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो अब देखिए, कवि ये इनकार नहीं करता है कि भूखंड को किस किस से कंपेयर किया था, आपको याद हो तो? समाज से यानी सोसाइटी से और पिता से। तो हमें ये कवि ये इनकार नहीं करता कि भूखंड समाज या पिता से द्वीप व्यक्ति या शिशु का रिश्ता है, लेकिन यह रिश्ता औपचारिक यानी फॉर्मल है, कम आत्मीय है, ज़्यादा इंटीमेट नहीं है। ठीक है, ज़रूरत भर का है। सचमुच द्वीप से भूखंड दूर ही होता है, राइट। द्वीप यानी समुद्र से भूखंड दूर होता है। देखो ये आप पिक्चर देखिए, ये भूखंड है और ये नदी है। तो भूखंड को समुद्र से, देखो समुद्र के आसपास तो भूखंड है ही नहीं, राइट। तो समुद्र को भूखंड से कौन मिलाता है? एक नदी मिलाती है, करेक्ट। तो एक व्यक्ति को उसके पिता से कौन मिलाता है? एक माँ मिलाती है, राइट। देखिए अब, सचमुच द्वीप से भूखंड दूर होता है और वह नदी ही दोनों को मिलाती है। उसी तरह जैसे माँ ही बच्चे को पिता का बोध कराती है। शिशु अगर पैदा होता है, शिशु पैदा होने के साथ माँ पर ही निर्भर होता है, माँ पर ही डिपेंडेंट होता है। वो अपनी सभी ज़रूरतों के लिए वो माँ पर डिपेंडेंट होता है। यदि माँ ना बताए तो शिशु जान नहीं सकता कि उसका पिता कौन है। कवि इस कविता में हमें व्यक्ति, समाज और संस्कृति का ऐसा ही संबंध देखते हैं। ठीक है। तो व्यक्ति के लिए संस्कृति जो है वो आंतरिक है, हमारा जो परंपराएं हैं वो हमारे इंटरनली हमारे अंदर है संस्कृति। ठीक है, आंतरिक है, उसकी जीवनी शक्ति है। जबकि सोसाइटी तो बाहर है, मतलब पिता तो बाहर है, वह सिर्फ जीने का साधन प्रस्तुत करती है। हम जैसे अर्न करते हैं, हम सोसाइटी में जाके हम पैसा कमाते हैं, तो सिर्फ जीवन का साधन उत्पन्न करवाती है। लेकिन माँ जो है या संस्कृति जो है वो हमारी आंतरिक इंटरनल रिलेशनशिप है, लेकिन पापा से या समाज से बाहरी रिलेशनशिप है। ठीक है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है। मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो। तो यहाँ देखिए, भूखंड तो आपको पता ही है, पार्ट ऑफ लैंड। दाय का क्या अर्थ है? जो इनहेरिटेड राइट हमको मिला है। जैसे पिता से हमको उसका सब राइट्स मिलते हैं इनहेरिट, अगर हम पैदा हुए हैं,
ठीक है। तो आपके पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी थी या जो भी चीज़ें थी वो आप इनहेरिट कर लेते हो, करेक्ट। सो भूखंड से जो दाय हमको मिला है, जो हमको इनहेरिटेड राय मिला है, वो मिलता रहा है, लेकिन तुम मांझती संस्कार देती चलती रहो। और यदि कभी ऐसा हो, ये नेक्स्ट पैराग्राफ से कनेक्टेड है, तो दाय का अर्थ है इनहेरिटेड राय, परंपरा द्वारा मिला हुआ राइट, ओके। और मांझती मतलब जिस तरीके से धरती को पानी सींचती है, उसी तरह ये माँ के लिए यूज किया है। मांझना मतलब पानी से सींचना, धरती को पानी से सींचना। तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे। यह स्रोत स्वयं ही कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे आह्लाद से यानी तुम्हारी खुशी से या तुम्हारी प्रसन्नता से, या फिर दूसरों के किसी स्वैराचार से, अपनी मनमानी से, अगर कोई अपना स्वयं की इच्छा चलाए, अपनी मनमानी चलाए तो उसे कहते हैं स्वैराचार। अतिचार का अर्थ है अनुचित कार्य करना, किसी रूल का उल्लंघन करना, उसे तोड़ना, खराब काम करना। तुम बढ़ो, अगर किसी 3 रीजन से, या तो अब तुम्हारी प्रसन्नता से या किसी और के अतिचार से, ठीक है, तुम्हारा प्लावन मतलब तुम्हारे में बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए या गुस्सा आ जाए। जैसे माँ को गुस्सा आ जाता है तो हम कहते हैं ना बाढ़ आ गई है, तो तुम्हारा प्लावन घरघरा उठे। यह स्रोत स्वयं ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, घोरकाल, इन तीनों का अर्थ मैं आपको अभी बताऊंगी, प्रवाहिनी बन जाए। ये देखिए, इन तीनों का पहले अर्थ बता देती हूँ। कर्मनाशा का अर्थ है, कर्मनाशा एक नदी है, ठीक है, जिसको गंगा से एकदम ऑपोजिट मानते हैं। सो गंगा के ठीक उलट इसके बारे में कहा जाता है कि इस नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाता है। जैसे गंगा का पानी छूने से काम हो जाता है, वैसे ही इसका पानी छूने से काम बिगड़ जाता है, और उसके अच्छे कर्म भी, जिस इंसान ने भी इसको छुआ है उसके अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं, और इसीलिए इस नदी का नाम कर्मनाशा है, ठीक है। फिर कीर्तिनाशा क्या है, ये बांग्लादेश में एक रिवर है, ओके, इट्स अ रिवर इन बांग्लादेश दैट वॉश्ड अवे द मॉन्यूमेंट्स मेड बाय द रूलर ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के जो राजा ने जो इतने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए थे वो उसको बाढ़ के साथ ले गई थी, इसीलिए उस रूलर की कीर्ति यानी यश खत्म हो गया था, ठीक है, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रक्ट हो गई थी, इसलिए इसे रेपुटेशन डिस्ट्रक्टर या कीर्ति नाशा कहा जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः यानी यूजुअली नदी जीवनदायिनी होती है, जीवन देने वाली होती है, लेकिन बाढ़ आने पर वह तबाही भी खूब मचाती है। तो इतिहास गवाह है इन सब चीज़ों का, किसका, कि या कभी दूसरों के स्वैराचार या अतिचार से, या फिर नदी और संस्कृति के दोनों के प्रदूषण से। अब नदी और संस्कृति का प्रदूषण क्या होता है, या तज्जनित, या अपने अंदर से ही, नदी के अंदर से ही, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया ही, ठीक है। अगर ऐसा उसके अंदर प्रदूषण आ जाता है या ये खराब हो जाती है, ठीक है, तो जीवन और स्वातंत्र का विनाश हो जाता है। इतिहास इस चीज का गवाह है, जीवन और स्वातंत्र यानी इंडिपेंडेंस का विनाश हो जाता है। नदी और मातृशक्ति, नदी और माता की शक्ति दोनों में ही सृजन किसी चीज को बनाने का या विनाश किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने का, दोनों ही गुणों के निवेश है, दोनों ही चीजें उसमें शामिल है। तो नदी और माँ किसी चीज़ का सृजन भी कर सकती है और किसी चीज़ का विनाश भी कर सकती है। तो इस कविता में व्यक्तित्व का केंद्रीय गुण है स्वातंत्र यानी इंडिपेंडेंस ही मेन सेंटर आइडिया बताया गया है इस पोएम में। तो स्वातंत्र, इतिहास गवाह है कि बहुत ऐसे दौर आए जब संस्कृति या परंपरा के जोर पर स्वातंत्र नष्ट हो गया है। अब देखो, माँ गुस्सा हो गई तो माँ ने उसके बच्चे का इंडिपेंडेंस को रोक दिया, ठीक है। वैसे ही संस्कृति या परंपरा भी बहुत सी बार, इतिहास गवाह है कि संस्कृति और परंपरा ने बहुत सी बार बहुत अच्छे रूलर्स और बहुत अच्छे लोगों की इंडिविजुअलिटी को दबा कर रख दिया, ठीक है। तो हमें स्वीकार है यह भी, तो हमें स्वीकार है वह भी, ठीक है, हमें यह भी स्वीकार है कि तुमने हमें हमारी इंडिविजुअलिटी को नष्ट कर दिया। उसी में रेत होकर हम छनेंगे, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। मातः यानी माँ, उसे फिर संस्कार तुम देना। तो उसने, कवि ने उस इंडिविजुअलिटी ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर माँ तुम्हारे द्वारा हमारा नाश भी हो गया या संस्कृति तुम्हारे द्वारा हमारी व्यक्तित्व का नाश भी हो गया, फिर भी हम फिर से बनेंगे, वो भी हमारे लिए अच्छा ही है।
ठीक है, स्वीकार करना यानी कबूल करना, मातः यानी माँ। तो जिस तरह कुछ गलती हो जाने पर या हमारे बुरे आचरण पर, ठीक है, या तो माँ की इच्छा से या किसी और के स्वैराचार से, पढ़ाया था लास्ट पैराग्राफ में, या हमारे बुरे आचरण पर माँ भयानक रूप धारण कर लेती है, उसी तरह संस्कार भी हमें तोड़कर हमारे चरित्र का नया निर्माण करते हैं। तो हमारी इंडिविजुअलिटी को तोड़कर हमें नया कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, हमारा नया निर्माण करते हैं। हमें वह नव निर्माण स्वीकार है, इससे हमारे चरित्र का निर्माण होगा। समझ आया? नया स्वरूप बनेगा, हमारा व्यक्तित्व छन कर पवित्र और पावन बनेगा और उसे नया आकार मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ आई है। अगर आपको कोई पैराग्राफ या कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन।